अब ये रिटन टेस्ट भी होते हैं और समटाइम्स ये रिटन नहीं भी होते हैं। अब इनमें जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को पढ़ेंगे, जिनमें फर्स्ट वन इज द इंटेलिजेंस, देन एप्टीट्यूड, देन एटीट्यूड, उसके बाद एबिलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो कितना स्मार्टर है, कैसी कैसी क्रिटिकल सिचुएशंस में से वो खुद को सेफली निकाल सकता है, तो इसकी बेस पे जो रिटन या एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा उसमें उसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इसी तरह से इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू टेस्ट के कोई किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल उसको लर्न कर सकता है, तो दैट विल बी लेबल्ड एज एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन अगर ये टेस्ट करती है कि एक टास्क अगर एम्प्लॉय को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है और वो अगर उसको करना नहीं भी आता, तो क्या वो उस टास्क को परफॉर्म करना किस तरह से परफॉर्म करना है वो ये सीखेगा या कि नहीं सीखेगा, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। उसका उसके बाद एक और टाइप है टेस्ट की, दैट इज एटीट्यूड टेस्ट, कि उसकी जो फीलिंग है, हाउ डू यू फील अबाउट इट। कोई टास्क है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सेटअप है, कोई सिनेरियो है, उसके बारे में आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अगर तो आप नेगेटिव्स के ऊपर आपको कहा जाता है कि यू आर सपोज टू लिस्ट डाउन दी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस पर्सन, और आप पहले वीकनेसेस लिखो और फिर स्ट्रेंथ्स को लिखो, दैट मीन्स कि आपने नेगेटिव पॉइंट्स पे पहले फोकस किया है, तो योर एटीट्यूड इज नेगेटिव। तो कोई काम करने के लिए अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, तो उसमें आप बैरियर्स को पहले कंसिडर करोगे कि ये कैसे काम नहीं हो सकता, या इसमें कौन कौन सी मुश्किलात और चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। तो योर एटीट्यूड विल बी अ नेगेटिव एटीट्यूड, आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते वक्त 2-3 दफ़ा सोचती हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट के वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले ही इंडिविजुअल को हायर करें। देन एबिलिटी टेस्ट, कि कैन यू डू इट नाउ। इफ यू हैव नो आइडिया कि परफॉर्म कैसे करना है एक टेस्ट को, आर यू एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आर यू एबल टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। अगर तो आप ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ वे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो आर यू एबल टू फाइंड आउट दिस सोल्यूशन और नॉट। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसको इंटरेस्ट टेस्ट कहते हैं। डू यू वांट टू डू इट। कोई भी टास्क अगर आपको असाइन किया गया है, डू यू हैव इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। इफ यस, तो इट इज अंडरस्टूड कि आपका इंटरेस्ट है, यू विल डेफिनेटली परफॉर्म इट, यू आर लाइकिंग योर टास्क। बट इफ यू हैव जीरो इंटरेस्ट, आपको पसंद ही नहीं है वो जॉब, तो you won't be able to perform that task at least to that required level जो कि organization आपसे expect करती है। if you don't like teaching, you can never be a good teacher। इसी तरह से लीगल चैलेंजेस हैं टेस्ट में, जो कि अक्सर जो बैरियर्स कह लें या मुश्किलात कह लें, टेस्ट के दौरान फेस करना पड़ती हैं। एक तो ये कि अनरिलेटेड टेस्ट होते हैं और इंटरव्यू के और टेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो जॉब रिक्वायरमेंट से डिफरेंट होते हैं। आप अगर आईटी डायरेक्टर के नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उससे पीपल मैनेजमेंट के सवाल करना शुरू कर दें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के सवाल करना शुरू कर दें, तो वो इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग हो जाएगी। आपको चाहिए कि जिस स्किल जो आप उसमें देखना चाह रहे हैं, जो स्किल उसका टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, आप उस स्किल को टेस्ट करें। अगर आपने एमएस ऑफिस पे काम करवाना है, तो एमएस ऑफिस के बारे में आप उससे क्वेश्चनिंग करें। आप सोशल जो डिजास्टर्स हैं या जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके ऊपर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ना पॉलिटिक्स पे कर सकते, वरना बाद में ऑर्गेनाइजेशन को पछताना पड़ेगा। फिर इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन होती है इन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जब प्रोटेक्टेड क्लासेस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। पंजाब डोमिसाइल वाले कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब ओनली, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो उसके बेस पे भी फिर टेस्ट के लिए चैलेंजेस आ सकते हैं कि जितना जो आपको एक एलिजिबल इंडिविजुअल चाहिए होता है वो आप नहीं सर्च कर पा सकते हैं।
देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, कि आप एक सैंपल ऑफ टास्क दे दो इंडिविजुअल को टू परफॉर्म और देखो किस तरह से परफॉर्म करता है, उसका आउटपुट कैसा आता है। इसमें आप एप्लीकेंट की एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअल जॉब को किस तरह से परफॉर्म करता है, जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो उनको कैसे यूटिलाइज करता है, प्लस जो उसके पास नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसको उसकी बेस पे किस तरह से अपने टास्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। तो इसमें दो कंसिडरेशन पॉइंट्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज दी वर्क सैम्पलिंग, कि आपने सपोज कोई वेबसाइट डेवलपर किसी को हायर करना है, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई एक टास्क जो आपको लगता है कि काफ़ी क्रिटिकल है, अगर इसने ये कर लिया तो इट इज़ अज्यूम्ड कि ये एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर है, आप वो टास्क उसको दें परफॉर्म करने के लिए, उसमें कोई एरर्स कर लें और फिर उसकी करेक्शन पे आप उसको कहें कि वो काम करे। अगर तो उसको सॉल्व कर लेता है दैट मीन्स कि ये उसका परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट उसने पास कर लिया और वो इस काबिल है कि उसको वेबसाइट डेवलपर के तौर पे हायर किया जाए। देन असेसमेंट सेंटर्स हैं डेडिकेटेड फैसिलिटीज, जहाँ पे कि एक जॉब कैंडिडेट को एक सिमुलेशन परफॉर्मेंस सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। आपने अगर वेबसाइट एक मैनेजर है, उसमें ये एबिलिटी टेस्ट करनी है कि इज ही एबल टू मैनेज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कि नहीं, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, आप एक्चुअली वैसा कुछ करेंगे जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो जंग वाला माहौल, एक सूडो एनवायरनमेंट, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट कि वो उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि वो एक ख़ास डिस्टेंस से उनके जो है वो टारगेट्स चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो निशाने पे ये फायर कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है वो असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, और जो उनको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि उनका जो टारगेट है वो उस पर कितना फोकस्ड है, तो उसके लिए आप उनसे जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे दैट विल बी अ वर्क सैम्पलिंग। इसके अलावा कुछ और सिलेक्शन अप्रोचेस हैं जिनमें इंटरव्यूज आते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस आती हैं और फिजिकल एग्जामिनेशंस आते हैं। अब इंटरव्यूज जो हैं ये यूनिवर्सली और वाइड आप कहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एक प्रोसेस है सिलेक्शन का। क्या आप उस इंडिविजुअल को जिन जिन ने टेस्ट पास कर रखा होता है, टेस्ट के बाद आप उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, वो वीडियो कॉल हो सकती है, वो फेस टू फेस वन टू वन आमने सामने बिठा के, या कंप्यूटर की असिस्टेंस की बेस पे कोई आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं। अब उसमें आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें यस नो करना होता है, या एक सिचुएशन दे के उस पर आप पूरे जो है वो डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डेवलप करके उसके आंसर आप मांगते हैं उन कैंडिडेट से जिन्होंने टेस्ट को पास कर रखा होता है। और इसमें जो पैनल होता है इंटरव्यू का, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी साथ बैठा होता है जो कि उसकी कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है, उसके माइंडसेट को रीड कर रहा होता है, उसकी साइकी को टेस्ट कर रहा होता है। अब टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी जिन लोगों ने पास कर लिया उनमें से ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन विल कॉल वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय, जो कि जिसका इंटरव्यू टेस्ट सब में अच्छा स्कोर होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्परेरीली जॉब ऑफर करेगी, जिसको हम हमारे यहाँ प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, कि उसमें अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा या उसके कोई बीमारी नहीं निकल आती है, या जो भी उसने एप्लीकेशन में अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है अगर उसकी वेरिफिकेशन में कोई प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन गलत निकल आती है, तो ही विल बी किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जॉब वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में एप्लीकेशन में जो प्रोवाइडेड डाटा होता है बाय द एप्लीकेंट, उसको वेरीफाई किया जाता है कि जिस जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री इसने कही हुई है क्या वो वैलिड डिग्री है उसकी, प्लस जहाँ जहाँ उसने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस जिस डेजिग्नेशन का या जिस पोजीशन का शो किया हुआ है क्या वो वाकई वहाँ पे काम करता रहा है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब एप्लीकेशन में एम्प्लॉय ने रेफरेंस प्रोवाइड किए होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, उस उनको कॉल की जाती है, उनको कांटेक्ट किया जाता है, समटाइम्स ईमेल की जाती है, डिपेंड्स कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चेक करना चाह रही है।
और फिर उनसे जो पिछले एम्प्लॉयर्स होते हैं उनसे, या जो पिछले बॉस होते हैं पिछली कंपनी के जहाँ पे वो एम्प्लॉय काम करके आया हुआ है, उसका फीडबैक लिया जाता है कि एक ऐसा परफॉर्मर है, कहीं इसको अपॉइंट करके हम गलती तो नहीं करेंगे, कोई पिछली ऑर्गेनाइजेशन में इसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। फिर जो दावा इसने किया हुआ है पर्सनल रेफरेंसेस में सपोज, तो क्या वो पर्सनल रेफरेंस भी करेक्ट है या बस उसने एक अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज कायम करने के लिए बड़े बड़े लोगों के नाम लिख लिए। तो ये चीज़ें टेस्ट की जाएंगी, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि फिजिकली वेदर द पर्सन इज फिट फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए उसको हायर किया गया है या कि नहीं, या कहीं उसके अंदर उसमें कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं, वो उसका शिकार तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो वर्क प्लेस पे मौजूद बाकी लोगों को भी बीमार कर देगा। तो फिजिकली क्या वो फिट है या कि नहीं, तो ये अश्योर किया जाता है बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू process of relating to an applicant both the positive and the negative aspect of the job, कि आप एप्लीकेंट की जो एलिजिबिलिटी है उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली जॉब के साथ देखते हैं। आप देखते हैं कि कहीं आपने जिसको चूज किया है उसकी एबिलिटीज और स्किल्स एक्चुअल जॉब जो उसको परफॉर्म करने के लिए दी जाएगी उसके साथ मिसमैच तो नहीं कर रही है। और ये भी देखा जाएगा कि जो उससे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितना आउटपुट जितनी परफॉर्मेंस उससे चाहती है, क्या वो उतनी परफॉर्मेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है या कि नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ अर्से बाद छोड़ के चला जाएगा। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि लोअर लेवल की जॉब्स के लिए अगर कोई हायर स्टडीज़ वाला इंडिविजुअल अप्लाई करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे इसको इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी ये हमें छोड़ जाएगा, तो इसलिए हमें इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें किसी और सूटेबल कैंडिडेट को हायर कर लेना चाहिए। और इसमें जॉब के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखा जाता है कि क्या वो इंडिविजुअल उस जॉब को एक्चुअली परफॉर्म कर पाएगा अप टू द रिक्वायर्ड लेवल या कि नहीं। देन सिलेक्शन तो हो गई। अब ये तो अभी तक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके इंडिविजुअल ने काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन अब वो फेज आ गई दैट विल लेबल्ड एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को जो कि न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बताया जाता है कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। जैसे आपका ओरिएंटेशन सेमेस्टर के स्टार्ट में जब आपके एडमिशन हुआ तब हुआ होगा, बताया जाता है कि आप जो है वो कम से कम कितना CGP आपका होना चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए, और इसके साथ क्या करना अलाउड है इनसाइड द यूनिवर्सिटी और क्या करना नॉट अलाउड है, और आपके किस टाइप के फाइन्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही थी। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। फिर बताया जाता है कि अगर आपका किसी स्टूडेंट के साथ किसी टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम है तो टीचर के साथ प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू गो टू फला पर्सन, वो कोई कंसर्न अथॉरिटी आपको बता देते हैं, HOD से या आपके जो प्रोग्राम मैनेजर हैं उनके साथ उनके पास आप जाएंगे। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर के पास जाना पड़ेगा जो DSA हैं। तो ये आपको रूल्स रेगुलेशंस समझाए जाते हैं कि आपने एक नए सेटअप में किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेव करना है। अब इसमें वर्क यूनिट ओरिएंटेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन होता है। वर्क यूनिट ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि उस इंडिविजुअल ने जो टास्क परफॉर्म करना है उसके गोल्स क्या हैं और जिन लोगों के साथ मिलके वो काम करेगा वो कौन से लोग होंगे, उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, प्लस उसको बताया जाएगा कि गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, जो प्रोसीजर है उसका टास्क करने का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन होगा कि न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी फिलॉसफी, उसके रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है
और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो उसको बताई जाती हैं। अब ओरिएंटेशन भी होगी। नाउ इट्स टाइम टू हैंड ओवर द एक्चुअल जॉब जिसके लिए उसको हायर किया गया है। अब जॉब जो जिस टास्क को आपने उससे परफॉर्म करवाना है उसके लिए उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, स्पेशली अगर वो फ्रेश डिग्री होल्डर है। अगर वो फ्रेश डिग्री होल्डर नहीं भी है तो सम टाइम्स थोड़ी बहुत ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि पिछली ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे एम्प्लॉय काम करके आया होता है उनका सेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं, और करंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो आए होते हैं उनके प्रोसीजर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ट्रेनिंग दो तरह की हो सकती है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल ट्रेनिंग की जब बात की जाती है तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग, जो जो आपकी जॉब के हवाले से आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ करना पड़ेंगे वो आपको सिखाए जाएंगे। बेसिकली ये स्किल्स होती हैं। फिर कस्टमर्स के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, और इसी तरह की डिफरेंट तरह की जो स्किल्स हैं वो आपको सिखाई जा रही होती हैं, और वो आपकी जॉब रिलेटेड स्किल्स ही होती हैं। ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपकी स्किल्स और नॉलेज को पॉलिश किया जा रहा होता है, ताकि जो आपको आता है उसको आप प्रैक्टिकली अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएँ। सेकंड टाइप ऑफ स्किल है सेकंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग है स्पेसिफिक। अब इसमें बेसिक या वर्क लाइफ स्किल्स आ जाती हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है, कस्टमर को एजुकेट करना है, अपनी जॉब के अंदर रहते हुए अपनी जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए वट एवर यू हैव टू डू, जब उस पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही होगी तो वो स्पेसिफिक होगी। जैसे अगर तो कोई कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट किस तरह से की जाएगी, अगर कोई स्टबर्न नेचर का कोई ज़िद्दी आपके पास कस्टमर आता है तो आपने उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, आपने उसको किस तरह से कन्विंस करना है। उसके अलावा अगर आप टास्क परफॉर्म करें, कोई मशीनरी या कोई टूल है या कोई ऐसी हेल्थ के लिए जो कि हैजर्डस या डेंजरस एनवायरनमेंट हो सकता है, उसमें खुद को सेफ रखते हुए टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। तो इस टाइप की स्किल्स के ऊपर जब ट्रेनिंग दी जा रही होगी तो उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग कहा जाता है।